श्रोताओं नमस्कार। किसी देश को समृद्ध देशों में जब ही गिना जाता है जब उस देश की शिक्षा में सुधार हो, और शिक्षा में सुधार के लिए केवल शहरी स्तर तक नहीं, हमारे जो गांव दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ भी शिक्षा में सुधार हो। और विशेष तौर पे जो हमारे ग्रामीण शिक्षा है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, हमारे गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके स्तर में भी सुधार हो, तभी ये माना जाता है कि हमारे देश में शिक्षा का विकास हुआ है। भारत सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, सुधार के लिए नए नए कार्यक्रम लेके आती है, और इसी प्रकार का एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इस नीति में क्या कुछ है, किस तरीके से शहरी और ग्रामीण शिक्षा को देखा गया है, और ग्रामीण शिक्षा में किस तरीके से सुधार किया जाए, और ग्रामीण शिक्षा जो हर व्यक्ति तक पहुँचे, गांव का हर बच्चा उसको सीख सके, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कुछ है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं सुशील कुमार जी, जो कि शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय में। सुशील कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, सादर प्रणाम शिवनंदन जी, और आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम। तो हमारे कार्यक्रम को जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। थोड़ा विस्तार से आप समझाइए कि इसका जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों को कैसे फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल भाई साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश है, उसकी आत्मा गाँव में बसती है, और गाँव में जब तक शिक्षा का एक व्यापक एक प्रकार का अगर कोई दिशा निर्देश ना प्राप्त हो, तब तक हम पूरे भारत की एक अच्छी उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई हुई है, और इसमें एक प्रकार से ये प्रावधान रखा गया है, बहुत जोर दिया गया है, बहुत ही व्यापक विचार विमर्श के द्वारा देश के तमाम विद्वानों, शिक्षकों, आम व्यक्तियों को और जो नीति नियंता हैं उन सब से मिलके एक विस्तृत एक प्रकार का नीति वाला एक दस्तावेज तैयार किया गया है। और उसके अंतर्गत एक ये कल्पना की गई है कि अगर हम उस को आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर आगे अपने स्कूलों, कॉलेजों और आसपास के जो भी शिक्षा संस्थान हैं उन पे शिक्षा व्यवस्था को ले चलेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश की प्रगति चहुंदिश गूंजेगी। अब रही बात इसमें कि पहले जो हमारे स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो दी जाती थी, तो अगर उसमें देखें तो जैसे भारत में बहुत व्यापक स्तर पर यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 1028 के आसपास विश्वविद्यालय हैं, 45,000 के आसपास कॉलेज हैं, 14 लाख स्कूली पाठशालाएं हैं, और पूरी भारत में देखें तो अच्छे खासे एक अच्छे देश, अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा लगभग विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। लगभग 33 करोड़ बच्चे कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें और आपको आशान्वित करता है। अब रही बात, जैसे पहले 10+2 शिक्षा प्रणाली दी जाती थी, हम और आप लोगों ने उसी ढंग से पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन अब वर्तमान दौर में जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम और आप लोग देख रहे हैं कि अब 5+3+3+4 अर्थात ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें शुरुआत के 5 साल एक प्रकार से फाउंडेशन, मतलब एक किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे बहुत ही अच्छी मजबूत नींव की जरूरत होती, तो ऐसे ही ये फाउंडेशन स्टेज या फाउंडेशन अवस्था के रूप में काम करेंगे। और इसमें 3 साल में बच्चा कहीं ना कहीं से या तो बाल वाटिका या फिर आंगनबाड़ी या ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे शिक्षा के स्कूलों में, जिनमें कि 3 साल में बच्चा पहुंचेगा, और उसमें बच्चे को कौशल व शिक्षण के विकास पर केंद्रित शिक्षा दी जाएगी, और इसके बाद कक्षा 1 और 2 प्राप्त करेगा। तो ये 5 साल हो गए। 3 साल एक प्रकार से प्रिपरेटरी स्टेज, शुरुआती अवस्था के, और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 के। अगले 3 साल में कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 अर्थात ये, और अगले 3 वर्ष का तात्पर्य है कि कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं, और अंतिम के 4 का मतलब है कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो ये 5+3+3+4 ये इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होगी।
और इसमें बीच बीच में तमाम प्रावधान रखे गए। जैसे एक बहुत अच्छी बात है, हमारे ग्रामीण में, खुद गांव में पला बड़ा हूँ, आप भी शायद ताल्लुक रखते होंगे, हर भारतीय कहीं ना कहीं से गांव से जुड़ा है। तो ये है, गांव में जब हम और आप लोग पढ़ते थे तो हमें और आपको जब ना जाने जो भी भाषाएं हैं, जैसे हमारी क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा कुछ और होती थी, हम अपनी भाषा में अच्छा व्यक्त भी कर पाते थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से दूसरी भाषा ला दी जाती थी, तो हमारा सारा जो पूरी ऊर्जा उस भाषा को सीखने समझने में लगी रहती थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं से ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता प्रभावित होती थी। तो ये हमारे नीति नियंताओं और शिक्षाविदों ने महसूस किया, इसलिए ये प्रावधान रखा गया कि जो हमारे बच्चे हैं आने वाले भारत के, उनको उनकी भाषा में, उनकी स्थानीय भाषा में, और विशेषकर हमारे देश में अधिकतर जगह हिंदी भी बोली जा रही है, तो हिंदी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाए। अर्थात यानी जो शुरुआती शिक्षा है, हाँ, तो उनको उसी भाषा में जो जहाँ के रहने वाले हैं उनकी बोलचाल वाली भाषा, जी, मातृभाषा में। जैसे हिंदी क्षेत्र है तो हिंदी, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तो ये असमीज हो गया, तो इन सब भाषाओं में भी वहाँ पर शिक्षा मिलेगी। साथ में संस्कृत पे बहुत जोर दिया गया है। आप जानते होंगे कि दुनिया में तमाम शोध हो रहे हैं और इसमें बार बार ये बात आ रही है आगे कि जो संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत पे काफी जोर दिया गया है। तो शुरुआती अवस्था में कक्षा 5वीं तक, और ये भी कहा गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हो सके तो कक्षा 8वीं तक और आगे तक आप बच्चे की उसी भाषा में, जिस क्षेत्र से वो ताल्लुक रखता है, और अगर हो सके तो हिंदी भाषा में उसको पढ़ाया जाए। और अगर आसपास जैसी किताबें उपलब्ध नहीं हैं या वो इस प्रकार का जो मटेरियल होता है, जो चीज़ें नहीं उपलब्ध, तो ठीक है, हो सकता अंग्रेजी में उपलब्ध हो, लेकिन पढ़ाइए आप हिंदी में, जिससे बच्चे की समझ विकसित हो। तो ये बहुत अच्छी बात गांव के दृष्टिकोण से होगी, क्योंकि गांव के बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है, और आपने वो पीड़ा झेली है कि हम लोग बाहर आए और किस प्रकार से परेशानियां झेली। तो जब उसी भाषा में सिखाएंगे तो निश्चित ही हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो हुनरमंद होते हैं, स्किल वाले बहुत होते हैं, उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी रहती। कहते ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स जो होते हैं, संसाधन वो सीमित होते हैं, तो उनके अंदर इनोवेशन होता है, नवाचार करने की क्षमता होती। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि बच्चों को कक्षा 6वीं से ही वोकेशनल स्टडीज अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि हमारे देश में ये देखा जा रहा था, जो पुराने समय की शिक्षा नीति थी उसमें वोकेशनल स्टडी में केवल 5% बच्चे ही जाते थे, और बाकी बच्चे एक प्रकार की भेड़ चाल की शुरू हो गई थी कि अगर समाज में एक ट्रेंड आ गया कि डॉक्टर बनना है तो सभी लोग अपने बच्चों को डॉक्टर देखने की एक कल्पना करते थे, या इंजीनियर की तरफ भागे जा रहे हैं या सिविल सर्वेंट की तरफ भागे जा रहे थे। ये अच्छी बात नहीं थी। इस समाज में सभी प्रकार के एक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जरूरत है, उनसे जुड़े हुए जो भी ज्ञानवान लोग हैं उनकी जरूरत है, तभी एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती। तो इस चीज का ये प्रावधान रखा गया कि वोकेशनल स्टडी जैसे बागवानी हो गया, लकड़ी का काम हमारे गांव के बच्चे बहुत अच्छे और शहर के भी करते हैं। मिट्टी का काम, देखिए आज के दौर में, प्रदूषण के दौर में प्लास्टिक से हम लोग मुक्ति चाहते हैं, तो मिट्टी के काम को हमें पुनः वो पुरानी रवायतें शुरू करनी पड़ेंगी, पुरानी परंपराएं जो हम लोग पुराने समय में हमारे गाँव के कुम्हार बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिजली का काम, प्लम्बर, फिटर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिलाई कढ़ाई, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर जिसे हम कहते हैं, या फिर रेशम कीट का पालन अर्थात सेरीकल्चर हुआ, पुष्पीय पौधों की खेती। देखिए पूरी दुनिया में आजकल डिमांड है पुष्पीय पौधे, फ्लोरिकल्चर, और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, सब्जियों को उगाने की विज्ञान जिसे हम ओलरीकल्चर कहते हैं। बच्चे हमारे फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं गाँव के, वो भी सीख सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं। आजकल इंश्योरेंस एंड उससे संबंधित जो भी बहुत सेक्टर मार्केटिंग बढ़ गया, क्योंकि कोरोना और इस प्रकार की परेशानियों के बाद लोग इंश्योरेंस की अहमियत समझने लगे। कुकिंग कर सकते हैं, हाउस कीपिंग में पढ़ाई कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं। तो ये सरकार ने अब गाँव की तरफ छोटे छोटे ITI, पॉलिटेक्निक या ऐसे स्किल वाले संस्थान खोलने की भी पहल की है। अर्थात हमारे गाँव के बच्चे अगर इसमें आएंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि 2025 के अंत तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक कल्पना की गई है कि कम से कम 50%
50% विद्यार्थियों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी, महत्वपूर्ण और मील के पत्थर के रूप में साबित होने वाली बात है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत से कोर्स आपने बताए तो हमारे बच्चे, हमारे गांव के जो भाई हैं वो सारे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी कोर्स करने के संस्थान हैं वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में हैं। गांव में आज भी कई ऐसे गांव हैं कि जहां पर विद्यालय नहीं है, बच्चों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो क्या छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके नज़दीक इस तरीके के शिक्षा या व्यावसायिक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं तो उसकी कोई संभावना है? हाँ बिल्कुल। एक तो आपको जान के एक बड़ी खुशी होगी कि भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत काम किया है। अब हमारे दौर के विद्यालय नहीं रह गए। आज के विद्यालय की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई हैं और साथ में विद्यालयों की संख्या भी बढ़ रही है और सरकार इसमें सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जैसे कई सारे अभियान चला के और गाँव के विद्यालयों की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है और बदल भी गई है काफी हद तक। और साथ में छोटी छोटी जगहों पर पॉलीटेक्निक, ITI या फिर जो भी रोजगार से जुड़े हुए इस प्रकार के संस्थान खोलने की भी योजना है। कुल मिला के ग्रामीण शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार कई सारी गांवों में आवासीय पाठशालाएं भी खोल रही है, जो हम और आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के कई अन्य साधन भी गांव के होते हैं, उनको मजबूत किया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा पुस्तकालय, तो पुस्तकालय या लाइब्रेरीज की स्थापना की जाने की है आगे, और वाचनालय जिन्हें हम लोग रीडिंग रूम भी कहते हैं, तो ऐसे जहाँ पे अखबार और इस प्रकार की चीजें मिल सकें, या फिर गांव का जो भी पंचायत भवन हो उसको ही बना दिया जाए। रेडियो का बहुत बड़ा दौर कोरोना काल में और हम सब ने अपने जीवन में देखा है। पुनः हम लोग अपनी जड़ों की तरफ जा रहे, क्योंकि रेडियो जो है वो सूचना का बहुत बड़े एक साधन के रूप में हमें और आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि रेडियो पे जब हम लोग कुछ काम भी कर सकते हैं और साथ में जो चीजें हम सुनते हैं तो वो हमारे जो मन मस्तिष्क में लंबे समय तक के लिए अंकित हो जाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत आजकल रेडियो FM चैनल, और आजकल हमारे बच्चे न्यूज ऑन AIR FM पर अपने स्मार्टफोन में भी ये चीज डाउनलोड करके ऐप में भी ये रेडियो चैनल प्रसार भारती के देख सकते हैं। उसमें शिक्षा के बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं बच्चों के लिए, युवा शक्ति के लिए, युवाणी के रूप में, और विद्यार्थियों के लिए। और डेडिकेटेड एक समय ही बना दिया गया है 12 बजे के आसपास से लेके 12:30 तक, उसमें विद्यार्थी अपना सुन सकते हैं इन कार्यक्रमों को। इसके अलावा साथ में चलचित्र या मूवी जो सरकार अपना अलग अलग इस प्रकार के व्हीकल हैं, जैसे चलती फिरती गाड़ियां कहते हैं, अब मोबाइल वैन, जिसमें ऐसे भी सरकार ने अपनी कल्पना की है। प्रदर्शनियां, एग्जिबिशन लगाने की योजना है, और रेलगाड़ी के माध्यम से भी और सब चीज़ों से इस प्रकार के लोगों को जागरूक किया जाएगा। अजायब घर या म्यूजियम बनाने की भी है कि बच्चे जाने पुराने हमारे किस प्रकार से हमारे जीवन में हमारे पुराने समय से लेकर अभी तक विकास हुआ और किस प्रकार के लोगों का और किस प्रकार की जीवन शैली का हमें आगे बढ़ने में योगदान रहा। क्रीड़ा केंद्रों की स्थापना की जानी, क्योंकि हम एक खेल की शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहे हैं। अभी आपने देखे होंगे अलग अलग खेलों में हमारे देश के गांव के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे क्रीड़ा केंद्रों की स्थापना की जानी है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि एक समग्र विकास की एक पूरा खाका तैयार हो गया है। उस समग्र विकास के अंतर्गत एक प्रकार से एक पूरी तरह से बदलाव हमें आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश की प्रगति में एक विशेष योगदान देगी। साथ ही भावी भविष्य में भारत को दुनिया भर में शिक्षा का सिरमौर बनाएगी। हम लोग विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होंगे। अपने देश का ज्ञान कौशल दुनिया के कोनों कोनों में भेजने में सफल होंगे। एक शक्तिशाली, समृद्ध और सुंदर भारत की हमारी कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा साकार होगी, और ग्रामीण भारत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि ग्रामीण शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण खेलकूद को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। और सुशील कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा साथी, बच्चे और जो भी सुनने वाले हैं इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का जो इस वार्ता को सुन रहे हैं।